हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। ये इसका पार्ट 3 है। इसके पहले हम दो पार्ट में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डीनेचर की वजह से कौन से चेंजेस आते हैं प्रोटीन में, ये यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं ऑप्शंस। इसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं ऑप्शंस। ये कोडिंग में आपके क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमने कहे थे वो सिंपल क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नहीं है, मोर देन वन ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑप्शन ए आपको दिया है पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन आर रेडली अवेलेबल फॉर हाइड्रोलिसिस। Second, solubility of protein increases, the viscosity decreases, solubility of protein decreases। तो या तो solubility आपकी increase करेगी या decrease करेगी, ये क्या चीज़ हो सकती है। तो बी और डी में आपका एक ऑप्शन सही होगा। Biological properties such as catalytic, hormonal are lost। यहाँ पे आपका हिंदी में भी दिया हुआ है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। प्रोटीन के विकृतन के कारण निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होते हैं, तो वही चीज आपको यहाँ पे दी हुई है। तो जब प्रोटीन आपकी डीनेचर होती है, कैसे होती है, या तो आप उसको हीट कर रहे हो ना, या फिर कुछ मैकेनिकल प्रोसेस हम उसमें दे रहे हैं, या फिर हम एल्कली या एसिड से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपकी प्रोटीन क्या होता है, डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन में। तो जब हम एग को हम बॉईल करते हैं तो एग क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है आपकी, बढ़ेगी कि कम होगी। ठीक है, अब उसकी सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, तो आप इसको बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि जब आप एग को बॉईल करते हैं तो क्या होता है। हीट दे रहे हैं आप उसमें, तो उसमें क्या होगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन आर रेडली अवेलेबल फॉर हाइड्रोलिसिस। तो जो उसके बॉन्ड्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे, ये आपका करेक्ट हो गया। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन इंक्रीजेस, तो सॉल्युबिलिटी तो आपकी डिक्रीज हो जाएगी ना, जब आप उसको बॉईल करेंगे तो वो सॉल्युबल कहाँ होता है फिर ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बी आपका रॉन्ग है। देन द विस्कोसिटी डिक्रीजेस, तो विस्कोसिटी उसकी कैसे डिक्रीज तो होगी नहीं, इंक्रीज कर जाएगी, तो आपका सी भी रॉन्ग हो गया। बी और सी आपके इनकरेक्ट हैं। देन बी और हमने डी में बोला कि आपका सिर्फ एक सही होगा, या तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो सॉल्युबिलिटी जब आप प्रोटीन को हीट करते हैं तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है ना। खुद ही आप इमेजिन करिए, सोचिए कि जब आपने एग को बॉईल किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बॉइल्ड एग की सॉल्युबिलिटी तो कम हो गई ना, तो ये आपका डी करेक्ट होगा, बी रॉन्ग होगा। Then biological properties such as catalytic and hormonal are lost। तो जब आपने उसको हीट दे दी तो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी लॉस्ट हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी रॉन्ग है और सी रॉन्ग है। अब जिसमें जिसमें आपका बी और सी आ रहा है वो आप कट कर सकते हो ना, इसमें बी आ रहा है, सी आ रहा है, कलर इसमें सी आ रहा है तो ये भी रॉन्ग, इसमें बी सी रॉन्ग, तो आपका क्या ऑप्शन बचा, ए डी ई। क्लियर। प्रोटीन की क्या होती है, घुलनशीलता कम हो जाती है और विस्कोसिटी श्यानता जो है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वेज टू इंश्योर फूड सेफ्टी इन इंस्टीट्यूशनल फीडिंग। अब किसी इंस्टीट्यूट में आपको फूड सेफ्टी इंश्योर करना है तो क्या करोगे आप, वहाँ के स्टाफ को आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे ना, जितने भी फूड सेफ्टी के मेजर्स है वो वहाँ पे फॉलो करोगे, रूल रेगुलेशंस वहाँ पे फॉलो करोगे कि आपका फूड कॉन्टामिनेटेड नहीं हो, सारे हैसप रूल उसमें फॉलो हो रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। सेफ्टी एजुकेशन टू स्टाफ, आप एजुकेशन स्टाफ को एजुकेट करोगे, सेफ्टी इंजीनियरिंग यूज करोगे, और इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन, ये तीनों आप प्रोवाइड करोगे। ए बी सी आपका फर्स्ट में है, फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन क्या दिया है, प्रोवाइडिंग मैटरनिटी लीव टू फीमेल स्टाफ। तो ये ठीक है, वो चीज़ सही है कि आप मैटरनिटी लीव दोगे, पर इसका कहीं इससे कोई रिलेशन तो नहीं है ना
फूड सेफ्टी इंश्योर करने से, किसी भी आप इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में फूड सेफ्टी को इंश्योर करने से मैटरनिटी लीव का क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट, ठीक है, आप इंस्टॉल करोगे न्यू इक्विपमेंट, पर इसका फूड सेफ्टी से क्या यहाँ पे मतलब है? तो ABC आपका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं हिंदी में भी क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ पे फिर डबल डबल टाइम बहुत लगता है, वीडियो वैसे ही इतनी लेंथी हो रही है। लास्ट वीडियो 40 मिनट्स की हो गई थी, मेरे को शॉर्ट करते करते ही इतना लेंथी हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे हिंदी में रीड नहीं कर रही हूँ। जहाँ मेरे को लगेगा कि कुछ टफ पढ़ रहा है तो फिर मैं वहाँ पे कर लूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? फूड पैकेज आप क्यों करते हो ना, कि आपका जो फूड है वो प्रिजर्व रहे ना, उसकी क्वालिटी आपकी डिक्रीज ना हो, आप क्वालिटी को इन्हेंस नहीं कर सकते हो पैकेट से, बस आप इतना इंश्योर कर सकते हो कि जहां पर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो टू प्रिजर्व द क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ द फूड प्रोडक्ट, आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो बट इन्हेंस नहीं कर सकते हैं ना। टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ द फूड, आप इनहेंस कैसे करोगे टेस्ट? इनहेंस पैकेज से कैसे हो जाएगा ना, आप सिर्फ उसको मेंटेन रख सकते हो, तो बी रॉन्ग। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फूड प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर, पैकेजिंग कोई भी फूड की, उसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होती है। तो ए और सी आपका करेक्ट है अभी तक। टू प्रमोट द फूड प्रोडक्ट, आप फूड को प्रमोट भी करते हो पैकेजिंग के थ्रू, जितना अच्छा अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है तो हम उसको परचेज करने जाते हैं, तो प्रमोशन भी बढ़ता है इससे। ठीक है, टू इन्हांस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट, तो इन्हांस तो होगी नहीं, अभी हमने बात करी, यहाँ पे आप पैकेजिंग के थ्रू सिर्फ मेंटेन कर सकते हो, उसको प्रिजर्व कर सकते हो, इन्हांस नहीं कर सकते हो। तो बी और ई आपका रॉन्ग है। अब जहाँ जहाँ आपको बी और ई दिखेगा वो गलत है, फर्स्ट में भी रॉन्ग, सेकंड में भी रॉन्ग, इसमें ई एक रॉन्ग, तो ए सी और डी ऑप्शन बचा आपका 4th नंबर का। निम्नलिखित में से कौन से फूड पैकेजिंग के महत्वपूर्ण कार्य हैं? तो भाई आपके हो गए। ठीक है, इसको आप रीड कर लिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यू कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर एसाइड्स इन लीवर डिजीज ना, अब एसाइड्स क्या है? तो लीवर डिजीज में जो एब्डोमेन एरिया आपका हो गया उसमें क्या है? वाटर रिटेंशन हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसाइड्स। अब इस क्या इसके कॉजेटिव फैक्टर्स हैं? ऐसा होने के क्या फैक्टर्स हैं? तो हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया, मतलब कि आपका ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है, तो एक सिम्टम ये हो गया। रिटेंशन ऑफ पोटेशियम बाय किडनी, तो पोटेशियम का रिटेंशन नहीं होता है, ये रॉन्ग है, आपका सोडियम और फ्लूइड का रिटेंशन होता है। ठीक है, एसाइड्स में सोडियम और पोटेशियम का रिटेंशन करती है किडनी, ये वाला करेक्ट होगा सी। देन हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन, वेन्स में हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, तो आपका डी करेक्ट है। हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया ये गलत है, रॉन्ग। ठीक है, आपका ए करेक्ट है, जब ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है, प्रोटीन का लेवल कम हो जा रहा है, तब आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, सोडियम और फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है और पोर्टल हाइपरटेंशन। सो आपका ए सी और डी इज करेक्ट, ए सी एंड डी सेकेंड ऑप्शन। ओके, क्लियर? आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं? क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, कुछ आपके लिए बेनिफिशियल है एग्जाम के लिए? प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और आपके लाइक्स भी मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। और सब्सक्रिप्शन भी मेरा भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप उस पर भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करिए। सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 45 इज एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर आर। अब ये आपका टेक्सटाइल का क्वेश्चन आ गया है। कंडेंसेशन पॉलीमर हमने बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ा है, नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये हमको पता ही है। नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू होता है। सी एंड ई, तो सी और ई आपको जिसमें आपको दिखे सी ई, सी ई सी डी ई, सी डी ई आपको दिख रहा है इसमें सेकेंड ऑप्शन में। सो सेकेंड इज करेक्ट। नाइलॉन, इलास्टोमर्स एंड पॉलिएस्टर, ये तीनों आपका कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू
जनरेट होता है। एंड एक्रिलिक और मॉड एक्रिलिक ये दोनों आपका जो होता है ये एक्रिलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन के थ्रू होता है, इसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस नहीं है। क्लियर? कंडेंसेशन प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि जब आपका पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, जब छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट पॉलीमर बना रही है, तो उसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है। दिस इज कंडेंसेशन प्रोसेस। क्लियर योर आंसर? नेक्स्ट, पोस्ट वॉशिंग स्टेप्स इन लॉन्ड्री आर। अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं हलवा क्वेश्चन। ठीक है, अब जब आप पोस्ट वॉशिंग में क्या करते हो, स्क्रबिंग। स्क्रबिंग तो हम वॉशिंग के लिए स्क्रबिंग करते हैं ना, रिंजिंग खंगालना ना, आप रिंजिंग करते हो, पहले आप साफ करके फिर आप रिंजिंग करते हो, तो पोस्ट वॉशिंग हो गया ये रिंजिंग। वाइटनिंग ना, आप कपड़े को वाइट करते हो, सफेदी जो बोलते हो सफेदी देते हैं, वाइटनिंग करते हैं, वाइटनिंग एजेंट्स यूज करते हैं, तो वाइटनिंग करते हो। और स्टिफनिंग जिसको हम बोलते हैं कि मार देना, स्टार्च देना, तो स्टिफनिंग। तो आपका BCD, नीडिंग एंड स्क्रबिंग। नीडिंग हम जब हम वुलन फैब्रिक को वॉश करते हैं तो नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड के थ्रू हम करते हैं। यहाँ पे स्क्रबिंग और नीडिंग आपका वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो B, C and D इज करेक्ट। BCD फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि आंसर मेरे को इसी स्लाइड में शो करना पड़ रहा है, आप उसको आंसर को मत ध्यान दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि आंसर भी मैम आपने पहले ही लिख दिया, तो हम भी आपको सॉल्व करवाते हैं, हम आंसर को नहीं देखते हैं, आप भी उधर ध्यान मत दीजिए, पहले आप सॉल्व कर लीजिए फिर आप आंसर को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए आपको सेलेक्ट करने हैं। कस्टम मेड स्टिचिंग method badly affect customer satisfaction due to poor fit। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, अब जब कस्टम मेड स्टिचिंग है तो वो कैसे बैडली अफेक्ट तो नहीं करेगा ना, जब कस्टम मेड है इंडिविजुअल कस्टमर के लिए वो बन रहा है तो वो उसको सेटिस्फैक्शन ही देगा ना। आप भी अगर किसी बुटीक में जाते हो तो आप उसको सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है ना। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, in custom made stitching method the customer gets a good fit in the garment। तो उसको सही फिटिंग मिलेगी जब आप अपने अकॉर्डिंग बनवाओगे, कस्टमाइज करवाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बनवाओगे। getting the right garment fit is an easy task in the ready to wear apparel industry। तो रेडी टू फिट में इतना फिटिंग नहीं आ पाती है, तो आपका ये गलत हो गया। कस्टम मेड टेलरिंग मेथड यूज इंडिविजुअल मेजरमेंट। जब आप कस्टमाइज करवाए तो आप अपने अकॉर्डिंग बनवाओगे ना, इंडिविजुअल मेजरमेंट यूज होगा। ईच कंपनी हैज इट्स ओन मेजरमेंट चार्ट विच रिफ्लेक्ट्स द कस्टम स्टैंडर्ड इन द मार्केट। तो आप कोई भी आप बीबा जाओ, डब्ल्यू जाओ, ना किसी भी आप कंपनी का लो, तो सबका अपना अपना एक चार्ट होता है कि एल साइज में इतना रहेगा, साइज ना दिया रहता है, वेस्ट साइज, बस्ट साइज सब उसमें मेंशन रहता है। तो ए आपका रॉन्ग है, बी आपका करेक्ट हो गया, एंड सी आपका रॉन्ग हो गया, एंड डी और ई आपका करेक्ट है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, BDE। अब इसको एक बार हम हिंदी में भी देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आ नहीं पा रहे थे एक स्लाइड में, इसलिए मैंने इसको हिंदी में भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सही कथन आपको बताना है, ग्राहक के निर्देशानुसार निर्मित सिलाई विधि खराब फिटिंग देने के कारण ग्राहक की संतुष्टि को पूरी तरह प्रभावित करती है। अब ग्राहक के जो अनुसार बन रहा है तो फिर वो प्रभावित कैसे करेगी, पूरी तरीके से नहीं करेगी ना, उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, ग्राहक के निर्देशानुसार निर्मित सिलाई विधि में ग्राहक एक परिधान में अच्छी फिटिंग प्राप्त, जब अगर आपके ग्राहक के अनुसार बन रही है तो एक अच्छी फिटिंग मिलेगी, तो बी आपका करेक्ट है। रेडीमेड वस्त्र उद्योग में सही फिटिंग वाला वस्त्र प्राप्त करना एक आसान कार्य है, तो ये कार्य तो आसान है नहीं। ग्राहक के निर्देशानुसार सिलाई विधि में व्यक्तिगत मापन का प्रयोग किया जाता है। सिलाई विधि में व्यक्तिगत मापन को ग्राहक के अनुसार तो उसी के बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। प्रत्येक कंपनी का अपना मापन चार्ट होता है जो बाजार में उसके सामान्य मानकों को प्रतिबिंबित करता है, तो ये भी करेक्ट हो गया। सो आंसर BDE इज करेक्ट। क्लियर? बहुत रिपीटिशन हो जाता है ना, एक बार इंग्लिश में करो फिर एक बार हिंदी में करो तो वो रिपीटिशन हो जाता है।
चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरीके से। स्टिचेस यूज्ड इन कसूती एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, कसूती एम्ब्रॉयडरी कहाँ की है, ये आप बताइए। कुछ आप भी आंसर करिए भाई कमेंट सेक्शन में, मुझे भी पता चले कि हाँ आप देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं आप, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कसूती एम्ब्रॉयडरी के बारे में देख लेते हैं। कसूती वर्क ऑफ कर्नाटक, अब यहाँ पे आंसर भी आ गया, तो कहाँ की है, कर्नाटका की है ये, ठीक है, ये भी आपको मैच करने के लिए आया हुआ है। इसको हम बोलते हैं काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, जो आपके थ्रेड काउंट कर करके होती है। इसमें बहुत सारे मोटिव्स यूज होते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट मोटिव है गोपुरम, जो कर्नाटका में टेम्पल होते हैं जिस शेप के, उसी शेप के अकॉर्डिंग ये एम्ब्रॉयडरी का एक मोटिव है, तो इसको बोलते हैं गोपुरम। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार आया हुआ है। कसूती दे देगा और बहुत सारे मोटिव्स अलग अलग दे देंगे, जैसे कांथा का दे देता है, कल्की, ठीक है, इसका दे देता है, चिकनकारी के मोटिव्स दे देता है, तो आपको मैच करने के लिए आता है। तो इसका मोटिव क्या है, गोपुरम। अब इसमें 4 तरीके के स्टिचेस यूज होते हैं, उनके नाम है स्पेशली कसूती में, गवंथी, नेगी, मेंथी एंड मुर्गी। गवंथी में डबल रनिंग स्टिच यूज होता है, नेंगी में रनिंग स्टिच या डार्निंग स्टिच, मेंथी में क्रॉस स्टिच एंड मुर्गी में जिगजैग स्टिच। ये सारे से आपको 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से आपके, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको एकदम ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमारा क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। इसमें से कौन सी आपकी कसूती एम्ब्रॉयडरी, अभी हमने पढ़ा गवंथी, मुर्गी और मेंथी, ठीक है, ये 3 अभी हमने पढ़े, ए बी और डी, ए बी डी आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया। मूरी और टेपची ये आपका क्या है, ये आपके चिकनकारी के टाइप्स हैं, ठीक है। मूरी, फंदा, टेपची, जाली, खटाऊ, तो ये सब आपके चिकनकारी के टाइप्स हैं। अगर आप क्लासेस चाहते हैं मुझसे और भी पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, एक्सटेंशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सब्जेक्ट 1 मंथ में हम जल्दी से जल्दी तैयारी भी कर सकते हैं, पर मुझे आपके लिए और भी क्लासेस लेके आने पड़ेंगे, एक क्लास से नहीं हो पाएगा, पर डे कम से कम हमको 4 से 5 वीडियो चाहिए रहेंगी। आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं या एक में सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहते हैं, तो इस तरीके से आप मेरे को अपने व्यूज़ दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो दिस आंसर इज क्लियर। कसूती एम्ब्रॉयडरी में गवंती, मुर्गी एंड आपका मेंथी, ए बी एंड डी। नेक्स्ट, वर्क जोन इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ, ना एक आवासीय भवन में कार्य क्षेत्र। अब आपके जो आपका घर हो गया उसमें कौन सा आपका वर्किंग एरिया होता है, किचन ना, हमारा सारा टाइम किचन में ही होता है, किचन को आपके घर का हार्ट भी बोलते हैं, तो किचन हो गया। देन ड्राइंग रूम, लॉन्ड्री एरिया, तो लॉन्ड्री एरिया में भी आपका वर्किंग हो गया ना, ड्राइंग रूम में तो आप रिलैक्स कर रहे हो, लिविंग रूम हो गया एक तरीके से, लॉन, किड्स रूम, तो ये सब आपके किचन और लॉन्ड्री एरिया, ये आपका वर्किंग जोन हो गया। तो ए सी आपका बी इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ए एंड सी। क्लियर, ये तो महान हुआ क्वेश्चन हुआ ना, ये तो कुछ है नहीं। कुछ क्वेश्चन आपको 5 to 10% क्वेश्चन एकदम ही सिंपल मिलेंगे, कुछ आपको 5 to 20% बोल दे तो थोड़े से हार्ड मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग यूज ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा इन डिजाइनिंग इंक्लूड, ना एंथ्रोपोमेट्रिक मीन्स क्या हो गया, जो आपकी बॉडी मेजरमेंट से रिलेटेड हो गया। तो जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो, कोई आप ड्रेस कस्टमाइज करवा रहे हो, तो इसका क्या एंथ्रोपोमेट्रिक जो आपका डेटा है वो क्या अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक एंथ्रोपोमेट्री, नेचर ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, चेंजेस ओवर टाइम, रेफरेंस पॉपुलेशन, सीक्वेंस ऑफ यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट। अब आप सिंपल सी बात सोचिए कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले आप ऑप्शन देख लिया करिए कि कितने मिल रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब 4 इसमें सही है, 1 गलत है।
अब आप खुद बताइए, किसी भी हम इक्विपमेंट्स को किस पार्ट को किस सीक्वेंस में यूज़ कर रहे हैं, इससे आपकी बॉडी मेजरमेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा? पहले हम नेक पोर्शन को मेज़र कर लें, या आर्म्स को मेज़र कर लें, या रिस्ट को मेज़र कर लें, या लेंथ देख लें, तो क्या उससे कम ज़्यादा हो जाएगी? रहेगी तो आपकी सेम उतनी ही ना मेजरमेंट। तो सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ई काट के सारा सही है। तो ई ई ई आपको तीनों में दिख रहा है, तीनों गलत। ए बी सी डी आपका करेक्ट है। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बस एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा अपने पास प्रेशर होता है, इस वजह से स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं क्वेश्चन। वरना आप अभी तक हमें एक भी क्वेश्चन आज की क्लास में एक भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सच आपको बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी देखा ये भी एकदम इजी था। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फैक्चुअल था कि आपको पता होना चाहिए, पर ये भी क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम आ चुका है। अगर आपने प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करे तो भी आप इसको कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया सॉल्व। इसी का हिंदी में दिया हुआ है। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, और फिर अगर अभी भी आपको डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या है, कौन से कारक प्रभावित करेंगे? उपकरण के भागों के प्रयोग का अनुक्रम, ठीक है। ये प्रभावित नहीं करेगा कि कोई भी हम उपकरण टूल यूज कर रहे हैं तो हम किस भी वे में यूज कर सकते हैं, पहले या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके मेजरमेंट में। ए बी सी डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, विंडो ट्रीटमेंट्स कंटेनिंग ओनली शेयर्स आर। अब आपसे हमने पहले कहा ना कि पहले आप देख लीजिए ऑप्शन कितनी आपके पास है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके पास क्या है, 2। तो इसमें आपका क्या है, शेयर, मतलब आपका जो ट्रांसपेरेंट टाइप का, जो हल्का वाला आपका एक तरीके से यूज होता है। तो इसमें कौन सा यूज होगा, ग्लास कर्टेन। ग्लास कर्टेन आप यूज कर सकते हैं। बैम्बू, तो बैम्बू से कोई शेड होगा ना, ट्रांसपेरेंट टाइप का नहीं होगा ना, बैम्बू तो लकड़ी होगा, इससे कहाँ आपको दूसरी साइड का दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो बी गलत। फिर शोजी, स्क्रीन, शैश कर्टेन एंड क्विल्ट शेड। तो क्विल्ट भी आप सोच लीजिए, अगर क्विल्ट आपकी जो हो गई वो लग गई तो उससे भी आपको कहाँ से शेयर दिखेगा, पतला कुछ दिखेगा, आर पार नहीं दिखेगा। तो आपको मान लिया हमको सी और डी नहीं क्लियर है, पर हमको इतना पता है कि बी और ई नहीं होगा ना, तो होता है ना एलिमिनेशन रूल। अगर हमें सारे आंसर नहीं आए तो हम एलिमिनेशन रूल लगा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इतना हमें समझ में आ गया इसको पढ़ के कि ए तो आपका होगा ही होगा, और बी और ई नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ बी और ई है उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। इसमें बी है, इसको रिमूव कर दिया, इसमें बी है, रिमूव कर दिया, इसमें ई है, रिमूव कर दिया। तो आपका क्या बचा, ए और डी। तो शेयर आपको इफेक्ट देना है तो आपका ग्लास कर्टेन से आ रहा है और शैश कर्टेन से आ रहा है। क्लियर? तो जहां पे आपको कुछ डाउट हो तो वहां पे एलिमिनेशन रूल लगाइए। मैं एक दिन आपकी एक वीडियो बनाती हूँ कि कैसे आप ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ आपको टिप्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे बताइए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52, सिम्टम्स ऑफ बोर्डम फटीग इंक्लूड। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। अब फटीग क्या हो गया ना, फटीग बोलेंगे तो हिंदी में क्या है, थकान ना। जब आप कोई काम करते हो तो आपको थकान हो जाती है। एक होती है फिजिकली ना, बहुत ज़्यादा हमने काम कर लिया, लेबर कर लिया, तो हमें फिजिकली हो गई फटीग। एक होता है कि हम साइकोलॉजिकली, मतलब मानसिक रूप से थक जाती हैं, किसी काम को कर करके बोरिंग हो जाता है ना, वो फिर उस काम का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो साइकोलॉजिकल फटीग आपके 2 तरीके की हो गई, एक बोर्डम, एक फ्रस्ट्रेशन। तो जैसे घर में भी क्या होता है, वही काम वही रूटीन, तो आप बोर हो जाते हो, तो एक साइकोलॉजिकल फटीग। अब आपने घर में बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं ना, इसीलिए कहते हैं घर में भी आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करते रहना चाहिए। कभी आपने कहीं कोई कर्टेन लगाया, फिर कभी आप उसको चेंज कर दिया, कभी आपने बेड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, कभी आपने अपना फ्रिज को इधर से उधर शिफ्ट कर दिया, सोफे का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो कुछ मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए, चीज़ें चेंजिंग होती रहनी चाहिए चीज़ों में। तो वही काम आप डेली रूटीन का कर रहे हो, या जॉब में भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बोर्डम होने लगा आपको, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फटीग हो गई। एक होता है फ्रस्ट्रेशन फटीग, कि आपने वर्क कर रहे हो, उसका रिजल्ट आउटपुट नहीं है तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए। तो साइकोलॉजिकल आपकी फटीग 2 तरीके की हुई, बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन।
फिजियोलॉजिकल क्या हो गया, जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हो तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है मसल्स में ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती है प्रॉपर, तो एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, तो आपका लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फिजियोलॉजिकल फटीग होता है। फिर जब आप रिलैक्स करते हो, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचता है, वो पायरुविक एसिड पे लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है, तो फर्दर आप रिलैक्स हो जाते हो। तो फटीग आप समझ गए। फटीग क्या है, किसी भी काम को करके थक रहे हो या बोर हो रहे हो, आपकी जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट कर रही है। फिर टू टाइप्स की हो गई, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जा रहा है मसल्स में, और साइकोलॉजिकल क्या है, आप बोर्डिंग की वजह से हो रहा है, बोर्डम फटीग, और एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि हमारा रिजल्ट काम का नहीं आ रहा है, आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन फटीग हो गई। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ बोर्डम फटीग इंक्लूड स्लो पासेस ऑफ टाइम, तो क्या जब आपको कोई चीज़ काम करने का मन नहीं है, आपको नीरस सा लग रहा है ना, तो आपका टाइम कहाँ पास होता है, टाइम लग रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया हो ना, तो स्लो पासेस ऑफ टाइम, ये करेक्ट हो गया। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी ना, तो हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है, सही बात है, जब बोर हो रहे तो इंटरेस्ट नहीं है। एवर्जन फ्रॉम वर्क, ठीक है, ये भी आपका हो गया कि कार्य से आपको मन नहीं लग रहा है काम करने में। फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी टू परफॉर्म ना, यहाँ पे कैपेसिटी की बात नहीं हो रही, जब बोर्डम की बात हो रही है तो कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है। क्लियर, कैपेसिटी है हमारे पास, बट हमें बोर हो रहा है वो काम करने में, ठीक है, तो कैपेसिटी की वजह से ये फटीग नहीं है। फिर आपका टाइम रनिंग टू फास्ट, अब ऊपर वाले में ऑप्शन दिया था स्लो पासेस ऑफ टाइम, टाइम बहुत धीमे धीमे चल रहा है, नीचे दिया टाइम बहुत तेज चला, तो एक ही ऑप्शन सही होगा। जब आप बोर जाते हो, आपको काम नहीं लग रहा है, तो क्या है, टाइम बहुत धीमे धीमे पास होता है ना, हमारा दिन भर बीत गया, पास ही नहीं हो रहा है, तो ई भी आपका रॉन्ग हो गया एंड आपका डी भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये आपका कैपेसिटी की वजह से नहीं हो रही है फटीग, ये आपके बोर्डम की वजह से हो रही है, इंटरेस्ट नहीं है उस काम में आपको, ठीक है, तो ए बी सी इज करेक्ट। कार्य से विमुखता है, अभिरुचि का अभाव है, और समय धीमे धीमे बीत रहा है, तो ये नीरसता थकान हो गई। क्लियर, अब ये मैं वीडियो आपकी अभी शूट कर रही हूँ और अभी रात के 12 बजे ये आपकी अपलोड होगी, तो फटीग तो हमको भी हो रहा है, बट मेरे को क्या है, फिजियोलॉजिकल फटीग हो रहा है, बट एक मोटिवेशन भी है कि मेरे स्टूडेंट्स के एग्जाम आने वाले हैं, तो उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी, उनकी कुछ काम आ जाएगी वीडियो, तो यहाँ पे मोटिवेशन लेवल ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फटीग। तो आवाज़ आपको मेरी थोड़ी सी स्लो लग रही होगी, क्योंकि अब टायर्डनेस हो गई है, फिजियोलॉजिकल फटीग तो है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो पर मोटिवेशन में कोई कमी नहीं है, इसीलिए आप लाइक करिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, तो आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क अ चाइल्ड विद अ फाइन मोटर इम्पेयर्ड विल हैव ग्रेटर डिफिकल्टी, ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम जो भी हमने प्रीवियस 40 क्वेश्चंस करे उसमें हमने कुछ आपको एक्सप्लेन किया था, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स का कुछ क्वेश्चन हमने एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं मैं आपको। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अगर किसी बच्चे को फाइन मोटर में डिफिकल्टी है, ठीक है, तो कौन सा उसको टास्क अफेक्ट करेगा, कौन से टास्क में उसको प्रॉब्लम होगी, ड्राइंग अ पिक्चर, ठीक है, होल्डिंग अ बॉल, स्ट्रिंग बीट्स, कैरिंग अ बुक, और स्टेंसिल लेटर्स ना, तो आपकी जो मोटर स्किल्स होती है, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जहाँ पे आपकी जो लार्ज मसल्स है वो यूज होती हैं ना, और एक होता है फाइन मोटर स्किल्स, जैसे आप बॉल पकड़ रहे हो ना, बुक पकड़ रहे हो, तो यहाँ पे आपकी लार्ज मसल्स यूज हो रही हैं, बट जब आप राइटिंग जैसे कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने यहाँ स्ट्रिंग बीट्स, जैसे आप बीट्स को पिरो रहे हो, या फिर स्टेंसिल्स को यूज कर रहे हो ना लेटर को लिखने के लिए, तो वहाँ पे आपकी फाइन मोटर स्किल्स की यूज पड़ेगी, ठीक है, तो ड्राइंग अ पिक्चर, ठीक है, तो ड्राइंग कर रहे हो, पेंसिल पकड़ रहे हो, तो वहाँ पे आपकी फिंगर्स
से आप पकड़ोगे ना, जहाँ पे आपकी फिंगर्स, ये टिप्स जहाँ पे आपकी यूज हो रही हैं, जस्ट अ मिनट आई शो यू। ये जो आपकी ये फिंगर्स यूज हो रही हैं, तो ये आपकी फाइन मोटर स्किल्स में, ऐसे आप राइट कर रहे हो, ये फाइन मोटर स्किल्स यहाँ पे यूज होंगी। जब आप ऐसे पकड़ रहे हो, बॉल को कैच कर रहे हो, बुक को होल्ड कर रहे हो, तो ये आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स यहाँ पे यूज हो रही है। बट जब आप राइटिंग कर रहे हो, बीट्स को आप पिरो रहे हो ना, मोती पिरो रहे हो, तो ये फाइन मोटर स्किल्स आपकी यूज हो रही हैं। क्लियर? जस्ट अ मिनट। सो आपका क्या, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम होगी? ड्राइंग अ पिक्चर, स्ट्रिंग बीट्स एंड स्टेंसिलिंग लेटर्स। क्लियर? आप बुक, बॉल को पकड़ोगे, बुक को पकड़ रहे हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है फाइन मोटर स्किल्स के साथ। क्लियर? वही चीज़ क्या है, बॉल को पकड़ने में और पुस्तक लेकर चलने में दिक्कत नहीं होगी, बट आपको ड्राइंग बनाने में, चित्र बनाने में, मड़ियों को पिरोने में और स्टेंसिलिंग में दिक्कत होगी। बारीक मांसपेशी बाधिता वाले बालक को क्या क्या दिक्कत होगी? तो क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डू नॉट लीड टू मैराइटल हैप्पीनेस? ठीक है, अब मैराइटल हैप्पीनेस हो गई, वैवाहिक प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। ठीक है, मैराइटल हैप्पीनेस किस 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 से नहीं आपकी शो हो रही है? रिमेक योर स्पाउस, open communication, respectful consideration for each other, exercise coercive power, and insist on your rights। तो जब आपके बीच में ओपन कम्युनिकेशन रहेगा तो वो एक हेल्दी चीज़ है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर ओपन कम्युनिकेशन है तो आपका कोई भी रिलेशनशिप है वो अच्छा रहेगा। तो बी तो आपका करेक्ट होगा ना, बी यहाँ पे नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे पूछ रहा है डू नॉट लीड। ठीक है, डू नॉट कौन सा लीड नहीं करता है? तो ओपन कम्युनिकेशन तो लीड करता है ना, तो जिस जिस ऑप्शन में आपका बी होगा वो गलत। तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। ठीक है, इंसिस्ट ऑन योर राइट्स। ठीक है, आप अपने राइट की बात करो, पर आप हर जगह रिलेशनशिप में हर समय राइट राइट लेकर नहीं चल सकते हो ना। कहीं जगह आपको फॉरगिवनेस भी शो करना पड़ता है ना, अपना त्याग समर्पण देना पड़ता है। तो ई भी आपका गलत होगा। आपको इन सारे ऑप्शन में ई दिख रहा है, ई, तो ई से क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो बी तो आपका होगा नहीं, ई तो आपका होगा। ठीक है, फिर रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन फॉर ईच, अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो भी एक हेल्दी कन्वर्सेशन, हेल्दी एक चीज हो गई ना, कि आपके बीच में रिलेशनशिप में एक हेल्दी इफेक्ट है वो। तो बी और सी आपका नहीं होगा। जिस जिस ऑप्शन में आपका बी और सी आएगा वो नहीं होगा। तो आपका क्या बचा? ए डी ई, फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर? Select the statements which indicate the advantages of joint family। joint family के क्या advantages हैं? अब इस क्वेश्चन में कुछ इसको ड्रॉप कर दिया है यूजीसी ने क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने हिंदी में तो सही क्वेश्चन दिया है, बट इंग्लिश में इन्होंने ए बी सी डी दिया, ई ऑप्शन नहीं दिया है। और यहाँ यहाँ पे जो इनके कोड सेलेक्ट करने, इसमें से ई ऑप्शन भी है। तो ये क्वेश्चन आपका, अगर आप हिंदी को देखकर करोगे तो आपका सही कर सकते हो, इंग्लिश में उनका, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है। पर हम देख लेते हैं, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इंडिकेट द एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट फैमिली के क्या एडवांटेजेस हैं? चिल्ड्रन लर्न गुड मैनरिज्म एंड एटिक्स ना, तो उसके एटिकेट्स और मैनर वो सीखता है, शेयरिंग और केयरिंग सीखता है, तो ये दोनों करेक्ट होगा। लर्न टू बी रिजिड, तो रिजिड ये गलत हो गया। लर्न टू बी मूडी ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसमें इन्होंने दिया है, इस वाले को, इसमें जो डी है इसमें हिंदी में वो ई है। ठीक है, अगर आप इसके हिसाब से देखोगे
तो शिष्टाचार सीखते हैं, ख्याल करना सीखते हैं और आदर करना सीखते हैं। ए, बी और डी। तो ए, बी और डी फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आप हिंदी को देखकर सॉल्व करोगे तो। बट इंग्लिश के में क्योंकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इसलिए यूजीसी ने इसको क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है, फॉल्स क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, काउंसलिंग एंड गाइडेंस आर नॉट सिंक्रोनिमस टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स दिस फैक्ट। अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मैं पूरा एक आपका लेक्चर ले चुकी हूँ, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप इसको पूरा डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। एक मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ कि गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों अलग अलग टर्म होते हैं। गाइडेंस एक लार्ज टर्म हो गया, उसके अंदर काउंसलिंग आएगा। ठीक है, ऑल काउंसलिंग इज गाइडेंस बट ऑल गाइडेंस इज नॉट काउंसलिंग। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि सारी काउंसलिंग गाइडेंस हो सकती है पर सारी गाइडेंस काउंसलिंग नहीं हो सकती है। गाइडेंस आप किसी से भी ले सकते हैं, इन जनरल अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, किसी से भी ले सकते हो, अपने छोटे से भी गाइडेंस ले सकते हो। मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज़्यादा जानता हो उससे गाइडेंस ले सकते हो। बट काउंसलिंग के लिए क्या है कि पर्टिकुलर आपको प्रोफेशनल से आप किसी काउंसलर के पास जाते हो ना, काउंसलिंग के लिए किसी प्रोफेशनल के पास जाते हो काउंसलिंग के लिए, तो वो भी एक तरीके का गाइडेंस का ही पार्ट है कि वो आपको गाइड कर रहा है। तो गाइडेंस एक मेजर टर्म हो गया, उसके अंदर काउंसलिंग हो गया। गाइडेंस इनफॉर्मल वे में भी हो सकता है बट काउंसलिंग हमेशा आपका एक फॉर्मल वे में ही होगा, किसी काउंसलर के थ्रू ही होगा। ठीक है, काउंसलिंग इज हायर ऑर्डर टेक्निकल करियर but guidance can be provided by a person who has sufficient information about the topic of concern। आपके टॉपिक से रिलेटेड जिसको कुछ भी पता है उससे गाइडेंस ले सकते हो। तो आपका ए और बी करेक्ट हो गया। देन काउंसलिंग इज गिविंग एडवाइस बट गाइडेंस इज टू असिस्ट। काउंसलिंग आपको एडवाइस दे रही है एंड गाइडेंस आपको असिस्ट कर रही है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। देन काउंसलिंग इज क्यूरेटिव एंड गाइडेंस इज प्रिवेंटिव। फिर इसमें इसका उल्टा कर दिया है, काउंसलिंग इज प्रिवेंटिंग एंड गाइडेंस इज क्यूरेटिव। अब काउंसलिंग आप कब जाते हो, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके क्योर के लिए आप जाते हो ना, जब आपको कोई बीमारी होती है तब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना उसके क्योर के लिए। पहले से तो हम नहीं चले जाते हैं कि प्रिवेंशन के लिए हम चले जा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है कि हम अपना बॉडी चेकअप, बहुत से लोग कॉन्शियस हो गए हैं अब कि अपने से बॉडी चेकअप इनिशिएशन लेके करवाने लगे, वो एक अलग चीज़ है। बट काउंसलिंग क्या है, जब आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप उसके क्योर के लिए जा रहे हो, पहले से नहीं जा रहे हो। गाइडेंस आपको प्रिवेंट करता है और काउंसलिंग आपको क्योर करता है। तो ABD इज करेक्ट। अब यही हिंदी में इसका है, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं और पूरा मैंने इसका एक सेशन लिया हुआ है पूरा अलग से, वो आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आपकी और भी टाइप की काउंसलिंग होती है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, एक्लेक्टिव काउंसलिंग, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है वहाँ पर। डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या हैं? इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब क्या कर रहे हैं, अपने आप थॉट्स को, अपने आइडिया को शेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ, दूसरे के आइडिया को आप समझ रहे हो, अपने आइडिया को उसको दे रहे हो, तो शेयरिंग हो गया, एक्सचेंज हो गया। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन आपका वर्बल और नॉन वर्बल भी होता है, सिंक्रोनमस और एसिंक्रोनमस भी होता है। लाइक कि अभी अगर मैं आपकी लाइव क्लास लूँ तो वो सिंक्रोनाइज होगी, और अगर अभी आप अपनी पेज से किसी भी टाइम आप देखोगे तो वो एसिंक्रोनाइज हो गई। ठीक है, ऑलवेज वर्बल तो ये ऑलवेज वर्बल नहीं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह का कम्युनिकेशन होता है। बहुत टाइम आप जेस्चर से शो करते हो, हमने थम्स अप किया, आप समझ गए हाँ सही है ना, हमने आपकी फीट थपथपा दी बच्चों की, टीचर ऐसे करती है। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से होता है। अब ये हिंदी वाला है, हिंदी में आपको हिंदी वाले बच्चे स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये जितने भी ऑप्शन यहाँ तक है ई तक, ये आपका ये है, बाकी कोड आपको यहीं से देखकर करना है। ठीक है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन से सही होंगे, उसकी कोडिंग आप यहाँ से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन फिर वही कोडिंग रिपीट करने में मतलब नहीं था और इस स्लाइड में एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। सो क्लियर, तो आपका A, B और C,
ए बी सी करेक्ट है आपका, क्योंकि इसमें आपको 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, देन below is given a list of teaching methods and approaches which among them are individualized approach। अब इसमें से हमने पढ़ा था, अभी लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया हुआ है ना, इंडिविजुअल हो गया, ग्रुप हो गया, मास हो गया, 3 तरीके की आपकी टीचिंग मेथड, कम्युनिकेशन, सब चीज़ें होती हैं। तो अब डिमॉन्स्ट्रेशन दोगे तो आप ग्रुप में दोगे, रॉन्ग। मॉड्यूलर अप्रोच, मॉड्यूलर आप बेस पर करें तो किसी इंडिविजुअल को ही दोगे। प्रोग्राम्ड लर्निंग है तो ये भी इंडिविजुअल बेस्ड होती है, एंड पर्सनलाइज है तो ये भी इंडिविजुअल बेस्ड होगी। कोलेबोरेटिव है, कोलेबोरेट कर रहे हो, किसी के सहयोग में कर रहे हो तो ये ग्रुप एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन और कोलेबोरेटिव ये आपकी ग्रुप एक्टिविटी हो गई। तो बी, सी और डी आपका करेक्ट है, बी सी डी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अब थोड़ा सा आपका हमने इस पेपर में देखा कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम लर्निंग, ये कई बार आ रहा है, तो आप थोड़ा सा प्रोग्राम लर्निंग समझ लीजिए, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या हो गया या प्रोग्राम लर्निंग हम बोले तो इसमें क्या हो गया, हम इसमें क्या करते हैं कि बच्चों को समझाने, स्टूडेंट को समझाने के लिए कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं। उसको जैसे हमें आपको कोई लेसन पढ़ाना है तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको लेसन को डिवाइड कर देंगे, और इसको इंडिविजुअल स्टूडेंट समझता है। 3 तरीके की प्रोग्रामिंग होती है, लीनियर, ब्रांचिंग और मैथेटिक। लीनियर को दिया है BF स्किनर ने, ब्रांचिंग दी है नॉर्मैन ए क्राउडर ने, और मैथेटिक दी है गिलबर्ट ने, TF गिलबर्ट ने। गिलबर्ट होगा, GIL, गिलबर्ट। लीनियर को एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ब्रांचिंग को इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। लीनियर में क्या हो गया, छोटे छोटे हमने स्टेप्स बनाए, उसके थ्रू लर्नर सीखेगा। तो इसमें जो प्रोग्राम बनाता है उसका कंट्रोल ज़्यादा होता है प्रोग्रामिंग पे। आप एक एक स्टेप पार करते करते आप पूरी प्रोग्रामिंग सीखते हो। ब्रांचिंग में क्या होता है, कहीं पर आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो उसके लिए आपके पास रिमेडियल क्लासेस होती हैं, उसमें जो लर्नर होता है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। मैथमेटिक प्रोग्रामिंग के 3 स्टेप होते हैं। पहले हमने स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके बताया प्रॉब्लम को, फिर हमने उनको कुछ प्रॉम्प्ट दिए, और देन लास्ट में उनको रिलीज कर देते कि आप अपने से सॉल्व करो। प्रोग्राम लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। स्मॉल स्टेप्स मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में हम लेसन को डिवाइड करके उनको सिखाते हैं, फिर वो क्वेश्चन को सॉल्व करते। पहला स्टेप उसने सीखा, उससे रिलेटेड हमने उसको क्वेश्चन दिया, उसने वहाँ पे उसका आंसर किया, फिर जब हम नेक्स्ट स्टेप आएगा तो पहले उसका आंसर उसको मिलेगा फर्स्ट स्टेप का, फिर वो नेक्स्ट उसको स्टेप को सीखेगा। तो स्मॉल स्मॉल स्टेप में सीख रहा है, उसको तुरंत फीडबैक भी मिल जा रहा है, वो अपने पेसिंग से अपने अनुसार सीख रहा है। स्टूडेंट की टेस्टिंग हो जाएगी कि उसको कितना आता है, स्टूडेंट भी एक्टिव रिस्पॉन्स करेगा क्योंकि उसको क्वेश्चन का आंसर देना ही है हर स्टेप के बाद, उसको रीइंफोर्समेंट मिल जा रहा है अगर वो सही कर रहा है तो, और उसका सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जा रहा है स्टूडेंट का। तो कुछ ये प्रिंसिपल्स हो गए प्रोग्राम लर्निंग के। क्लियर? नेक्स्ट, लर्निंग इज मोर लाइकली टू अकर इफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर। ठीक है, लर्निंग कब होगी, जब लर्निंग एक्सपीरियंसेस रिपीटेड विद मीनिंग। अनरिलेटेड होगा तो आपकी कैसे लर्निंग होगी, नहीं होगी, तो बी आपका रॉन्ग। इंटेंस एंड विविड, तो इंटेंस आपकी है ना, अलग अलग, विविड है तो ये भी आपकी लर्निंग होगी। एनोइंग है, एनोइंग होगी तो आपकी लर्निंग कैसे होगी, नहीं होगी। जनरलाइज्ड है तो वो भी आपकी लर्निंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो रहा है, ए और सी करेक्ट, ए एंड सी इज करेक्ट। अभी आज की वीडियो का लास्ट क्लास है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ एक्सटेंशन वर लॉन्च इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। अब ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडियन विलेज सर्विसेज, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, शांति निकेतन प्रोजेक्ट। तो ये आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सबको लर्न होगा कि ये कब आया हुआ है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम।
ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 को ये आपका आया है। तो 52 क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंस के बाद हो गया। तो जहाँ जहाँ बी ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग हो गया, बी 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 रॉन्ग। ए सी ई ऐसे ही सॉल्व हो गया अपना क्वेश्चन। सी डी पी तो नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है ना कि कितनी कब होता है। तो अगर आपको ऐसे भी पता है तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। आई होप कि कुछ आपके लिए बेनिफिशियल हो रही होंगी क्लासेस। आप फुल वीडियो पढ़ना चाहते हो, आप टॉपिक्स भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। तो एक सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मस्ट है। आप कितना भी पढ़ लिए, अगर आपको क्वेश्चन का ही आइडिया नहीं कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो उससे आपको कुछ भी हेल्प नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है। तो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, तो मुझे भी मोटिवेट मिले कि मुझे भी कुछ लगे कि हाँ आपके लिए कुछ यूज़फुल हो रही हैं चीज़ें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नए क्लास में। टिल देन बाय बाय, गुड डे।